चालू कर रहे हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग चैप्टर का डेफिनेशन क्या है, डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है। डायरेक्टिंग एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, 5 फंक्शंस में से एक है, जिसका मीनिंग है गाइड करना, इंस्पायर करना और काउंसलिंग करना, अपनी टीम को लीड करना, लोगों को गाइडेंस देना, लोगों को इंस्पायर करना यानी मोटिवेट करना, उनको काउंसलिंग करना और उनको लीडिंग करना, मतलब उनको आगे बढ़ के उनसे काम करवाना। वैसे ही स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो सबसे बड़ा एलिमेंट है लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर। दूसरा, आपको कम्युनिकेशन स्किल आपका क्लियर एंड इफेक्टिव होना चाहिए। आप अपने लोगों को मोटिवेट कर सके, उनकी एनर्जी को स्टिमुलेट कर सके, उनको एनकरेज कर सके, उनसे एज अ टीम काम करवा सके, उनको सुपरवाइज करना, मतलब उन्होंने जो काम किया उसको ओवरऑल चेक करना, उस पर नज़र रखना, ताकि स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है या नहीं ये देखना, उनको गाइड करना जब वो काम में अटके, तो उनको काउंसलिंग करना अगर वो डीमोटिवेटेड हो तो, उनको काम का बंटवारा करना, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना प्रॉपर वे में, दैट इज डेलीगेशन, उनकी टीम बिल्डिंग करवाना, मतलब टीम बॉन्डिंग करवाना, उनको मिल के काम करना, इंकरेज करना उस चीज़ के लिए, डिसीजन मेकिंग करना, जहाँ प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पे, कोई कन्फ्लिक्ट्स हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए उसको सॉल्व करना, एम्प्लॉयज़ का फीडबैक लेना, उनको डिसिप्लिन में रखना, उनको मॉनिटर और कंट्रोल करना, ये सब काम आपके एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इतना क्यों जरूरी है? तो आपका अगर प्रॉपर डायरेक्शन होगा तो आपका गोल अचीवमेंट इजीली होगा, आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होंगे, आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, आपका डिसीजन मेकिंग बेटर होगा, आपके एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होगा, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जल्दी सॉल्व होंगे, आप इजीली कोई भी चेंज को अडॉप्ट कर पाओगे, आपका टीम बिल्डिंग अच्छा होगा, आप चीज़ों को मॉनिटर कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे प्रॉपर वे में, आप अपने डिसीजंस को ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाओगे और आपका ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस हो पाएगा। तो ये डायरेक्टिंग का फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडरशिप। तो लीडरशिप का क्या मीनिंग है? तो लीडरशिप का मतलब है लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल। लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना ताकि गोल अचीव करने में वो आगे जा सके। तो ये मेन वर्ड है, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। दो फीचर्स क्या है? तो जो भी लीडर होता है वो उसका विजन और डायरेक्शन, उसमें विजन होना चाहिए आगे के लिए, उसके पास डायरेक्शन देने के तरीके होने चाहिए, दूसरों को इन्फ्लुएंस करके काम में एंगेज कर सके। ये फीचर्स एक लीडरशिप में होने चाहिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप? लीडरशिप का 2 टाइप है, इनफैक्ट 3 टाइप है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप और डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव एक हो गया, और एक हुआ ऑटोक्रेटिक। तो एक हो गया डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव, एक होता है ऑटोक्रेटिक, एक होता है लेजर फेयर। 3 टाइप का लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक मतलब मिल के काम करना, मेजोरिटी रूल जो बोले वो फॉलो करना। ऑटोक्रेटिक मतलब हिटलर जैसे, सिर्फ मैनेजर बोलता है मेरा ही चलेगा, हम जो बोल रहे हो चुपचाप फॉलो करो, किसी से कोई एडवाइस नहीं, किसी से कोई एक्स्ट्रा बातचीत नहीं, मतलब जो मैं बोलूँ वो करो, माई वे, जो मैंने प्लान बना दिया, पॉलिसी बना दिया, वही फॉलो करो, दैट इज ऑटोक्रेटिक। और तीसरा होता है लेजर फेयर, दैट मीन्स आप सब कुछ एम्प्लॉय पे छोड़ दियो, वही डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वही इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वही प्लान बना रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक माने मेजोरिटी रूल, मिल बैठ के बात करेंगे फिर फाइनल करेंगे। ऑटोक्रेटिक मतलब सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का प्लान चलेगा, रूल चलेगा। और लेजर फेयर मतलब एम्प्लॉयज़ पे सब कुछ छोड़ देना। तो यहाँ बोला आपको पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक का 2 फीचर्स बताओ। तो यहाँ पे इंक्लूसिवनेस होगा, मतलब सबको मिल के काम करने का मौका मिलेगा, यहाँ कोलाब्रेशन होगा, टीम वर्क में बिलीव होगा। यहाँ एक क्वेश्चन है, इज अ मैनेजर ऑलवेज अ लीडर? जस्टिफाई योर आंसर। नो, एक मैनेजर ऑलवेज लीडर नहीं होता। लीडर वो होता है जो दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे, और मैनेजर वो होता है जो बस काम करवाने में बिलीव करे। तो लीडर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। मैनेजर को कुछ चीज़ों में लीडर होना पड़ता है, लेकिन मैनेजर ओवरऑल लीडर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिस्कस द रोल ऑफ अ मैनेजर एज अ लीडर। मैनेजर का एज अ लीडर क्या क्या रोल है? तो वो डायरेक्शन देता है दूसरों को, वो अपना विजन या गोल सेट करता है कंपनी का, वो लोगों को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिसीजन लेता है, टीम को मेंटेन करता है, टीम को बिल्ड करता है। कोई भी चेंज आए मैनेजमेंट में तो इजीली सबको इसको अडॉप्ट कर ले, इसके लिए काम करता है। पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट रखता है। ये सब क्वालिटी अगर एक मैनेजर में है तो मैनेजर भी एक लीडर है। डिस्कस द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ गुड लीडरशिप। एक अच्छा लीडर किसको बोलेंगे? सर, जो प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करना जानता हो, जिसके पास खुद के पास एक विजन हो, गोल हो, ताकि वो दूसरों को गाइड कर सके, जो चीज़ों को एकजुट करके काम कर सके, इंटीग्रेट कर सके, जिसके पास खुद के पास भी नॉलेज हो, उसके अंदर भी क्वालिटी और स्किल हो। सर, जो एम्पैथी रखता हो, दूसरों से सहानुभूति रखता हो, पैशन हो जिसमें कुछ अचीव करने का, ह्यूमिलिटी हो जिसके अंदर, मॉडेस्टी हो, घमंड नहीं हो। अब बोला यहाँ पे डेमोक्रेटिक और कंसल्टेटिव लीडरशिप का मीनिंग क्या है और उसका एडवांटेजेस क्या है। तो मैंने अभी कहा था सबसे मिलजुल के काम करना, मेजोरिटी रूल जो बोले वो फॉलो करना। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या डेमोक्रेटिक को क्या बोलते हैं? जहाँ न्यूमरस इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के काम में सबको पार्टिसिपेट करने का मौका देना, कोलैबोरेटिव अप्रोच रखना, मिलजुल के काम करने का अप्रोच रखना। इसका फायदा होगा, आपका डिसीजन मेकिंग प्रॉपर होगा, आपके स्टाफ मोटिवेट होंगे, उनका एनकरेजमेंट होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगा क्योंकि सबको डिसीजन लेने का मौका दे रहे हैं आप। टीम स्पिरिट स्ट्रांग होगा, मिलजुल के काम होगा तो टीम स्पिरिट होगा। नॉलेज का आपस में शेयरिंग होगा क्योंकि बातचीत और कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? कई बार डिसीजन स्लो हो जाएगा। हर बात के लिए मीटिंग बुलाओ, बात करो तब फाइनल होगा। मेजोरिटी रूल चलेगा, वोटिंग होगा, तो इसमें कई बार स्लो हो जाता है काम। कई बार पोटेंशियल फॉर डोमिनेशन, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अगर कोई है तो वो हर चीज को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा वहां पे। लैक ऑफ डायरेक्शन, सब कोई अपना अपना सोच रखते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन कई बार मिस आउट हो जाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगा जो कि अनरियलिस्टिक है। कई बार चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करने में बड़ा दिक्कत आएगा क्योंकि सब कोई अपना अपना एक वे सोच रहे हैं काम करने का। तो ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक में क्या फ़र्क है? हमने डेमोक्रेटिक पढ़ा, ऑटोक्रेटिक नहीं पढ़ा। डेमोक्रेसी का मतलब हम क्या बोले? टाइप ऑफ लीडरशिप में द लीडर शेयर डिसीजन मेकिंग पावर एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द ग्रुप ऑफ मेंबर। यही तो हुआ डेमोक्रेटिक, जहाँ लीडर डिसीजन मेकिंग पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही अपने अदर मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं। ऑटोक्रेटिक क्या होगा? जहाँ पे लीडर कुछ भी शेयर नहीं करता, लीडर को सब कुछ फॉलो करते हैं, बस सारा डिसीजन मेकिंग टॉप के पास ही होगा, लीडर के पास। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगा, जबकि डेमोक्रेटिक में डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगा। यहाँ पे टास्क ओरिएंटेड होगा, मैनेजर ने केवल काम बता दिया, चुपचाप काम करो। बट यहाँ पे रिलेशन ओरिएंटेड होगा, मैनेजर सबसे बात कर रहा है, डिसीजन मेकिंग ले रहा है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को थ्योरी ऑफ एक्स भी बोलते हैं, जबकि डेमोक्रेटिक लीडरशिप को थ्योरी ऑफ वाई बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। यहाँ पे ज़्यादातर कंट्रोल हाई लेवल के पास होगा, यहाँ कंट्रोल का प्रॉपर बंटवारा होगा, मेनली लो लेवल के पास भी कंट्रोल होगा। यहाँ बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस होगा, हाई इंडिपेंडेंस होगा डेमोक्रेसी में, लेकिन ऑटोक्रेटिक में आपको लेस इंडिपेंडेंस ही है, आपको मन से कुछ करना ही नहीं है, जो टॉप ने कहा चुपचाप फॉलो करो। कहाँ पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का काम करेगा? जहाँ पे सबऑर्डिनेट लेस स्किल्ड हो, अनएजुकेटेड हो, वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का ही तरीका काम करेगा, वहाँ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ही काम करेगा, क्योंकि वो नीचे वाले जानते ही नहीं है उतना काम, उनको उतना एक्सपीरियंस स्किल नॉलेज है ही नहीं। बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन अगर टीम है तो वहाँ ऑटोक्रेटिक तरीके का काम करेगा। लेकिन जहाँ पे क्वालिफाइड लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी काम करेगा। मैंने कहा था तीसरा एक और है लेजर फेयर। तो लेजर फेयर या फ्री रेंज जिसको बोलते हैं, ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या है? यहाँ पे सब कुछ लोअर लेवल को ही दे दिया गया। टॉप मैनेजमेंट कोई प्लानिंग में उस तरीके से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, वो बोलता है आप लोग प्लान बना के लाओ, हम देख के अप्रूव कर देंगे। तो प्लान बनाने का काम भी लोअर लेवल पे जा रहा है। इसको डेलीगेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं।
यहाँ पे लीडर असाइन सेवरल टास्क टू पीपल। लीडर क्या कर रहा है, काम बांट दे रहा है। अब बोल रहा है उस काम का जो भी डिसीजन मेकिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, सब तुम लोग देख लो। यहाँ पे टॉप लीडरशिप का कोई रोल प्ले नहीं है बहुत ज्यादा। ये वहीं पे काम करेगा जहां बहुत हाईली कॉम्पिटेंट स्टाफ हो तुम्हारे पास। तुम्हारे स्टाफ बहुत हाईली कॉम्पिटेंट है, वहां पे ये काम करेगा। इसका फायदा क्या है, आपको लेस वर्कलोड ऑन द मैनेजमेंट पे वर्कलोड कम होगा और सबको काम सीखने का मौका मिलेगा। नुकसान क्या होगा, कई बार रॉन्ग डायरेक्शन में काम होगा, कई बार काम कंप्लीट नहीं होगा टाइमली। व्हाट आर द वेरियस स्टाइल ऑफ लीडरशिप, तो हमने ऊपर ही बात की, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक को ही डिक्टोरियल बोलते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है थोड़ा बहुत। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ऑल डिसीजन मेकिंग पावर आर सेंट्रलाइज्ड। लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या हो रहा है, टॉप मैनेजमेंट बहुत ज्यादा रिजिड है, हिटलर टाइप है। यहाँ पे पावर ज्यादा टॉप के पास है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ही टॉप देख रहा है, उसको बोलते हैं डिक्टेटर टाइप। डेमोक्रेसी हम जानते हैं। ब्यूरोक्रेटिक क्या होता है, जहाँ पे लीडर्स इम्पोज स्ट्रिक्ट एंड सिस्टमैटिक डिसिप्लिन ऑन द फॉलोअर्स। जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, आईएएस आईपीएस, इनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। इन लोगों को पूरा रूल टॉप मैनेजमेंट दे देता है, आपको एग्जैक्टली उस रूल के हिसाब से काम करना है। आपको पावर दिया जाएगा काम करने का, डिसीजन मेकिंग करने। लेजर स्फीयर हमने पढ़ा, यहाँ पे सारा कुछ लोअर लेवल को दे दिया जा रहा है। एक होता है न्यूरोक्रेटिक स्टाइल, लीडर डू द वर्क बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द वर्कर। एक होता है पैटर्नलिस्टिक, वहां पे ज्यादा इमोशनल वे में लोगों को प्रेशराइज करना, इमोशनल वे में काम करवाना। ये सब तरीके होते हैं। डिस्कस द स्टाइल ऑफ लीडरशिप। यहाँ पे ना एक पैटर्नेटिक में इमोशनल बॉन्ड होगा, मतलब वो पेरेंट और बच्चों की तरह काम होगा। वहां पे स्टाफ को अपने बच्चों जैसा माना जाएगा, यही होता है पैटर्नलिस्टिक। तो वहां पे बहुत ज्यादा इमोशनल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ लीडरशिप इंट्रोड्यूस्ड बाय टेन्युबरन एंड स्क्रिम्बेट। तो दो लोग थे, टेन्युबर्ग एंड डब्ल्यू स्मिथ। ये लोग बहुत सारा वेराइड काइंड ऑफ बिहेवियर इन ऑटोक्रेटिक एंड फ्री रेंज लीडरशिप ढूंढे। They have depicted various methods of behavior of leadership using continuous model. On one side of this model, it is autocratic leadership and free range leadership on the other. ये लोग बोले दो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, एक ऑटोक्रेटिक और एक फ्री रेंज। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब हमने ऊपर पढ़ा है, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ लीडर्स इन द हैंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मैनेजमेंट के हाथ में सब कुछ है, सारा डिसीजन मेकिंग वही कर रहे हैं। फ्री रेंज में हमने पढ़ा डिपेंडेंट ऑन द वर्कर ओनली, सब कुछ स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो दो तरीका है, ये इन्हीं राइटर्स ने दिए। ये दोनों तरीके हमने ऊपर पढ़ लिए, बट ये दोनों तरीका किसने दिया, इन्हीं दोनों राइटर्स ने दिया। तो नाम याद रखना है। इन्होंने कहा बंटवारा ऐसा होना चाहिए जो दोनों फॉलो कर सके। कुछ चीजें एकदम टॉप मैनेजमेंट के पास हो, मतलब कुछ चीजों में एकदम ऑटोक्रेटिक होना चाहिए और कुछ चीजों को लोअर लेवल को भी देना चाहिए। तो फॉलोइंग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिवील्ड फ्रॉम द कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। क्या क्या चीजें हाई लेवल और क्या क्या चीजें लो लेवल में बांटनी चाहिए। तो टेकिंग एंड डिक्लेयरिंग अ डिसीजन बाय द लीडर हिमसेल्फ। डिसीजन लेना, उसको डिक्लेयर करना लीडर का काम होना चाहिए। मैनेजर लेंस और सेल डिसीजन, मैनेजमेंट उस डिसीजन को आगे बढ़ाएगा। मैनेजर प्रेजेंट देयर प्लान और प्रपोजल एंड इनवाइट सजेशन। मैनेजमेंट अपना प्लान प्रपोजल देगा और अपने लोअर लेवल से सजेशन मांगे, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन टॉप का ही हो। मैनेजर ही प्रेजेंट चेंजेबल एंड प्रोबेबल प्रपोजल। वो बोलेगा ये देखो 2-3 प्रपोजल है, अब आप बोलिए इनमें से कौन सा बेटर है। अब डिसीजन लेगा टॉप मैनेजर। मैनेजर रिव्यूज प्रॉब्लम्स, इनवाइट सजेशन एंड टेक डिसीजन। मैनेजमेंट सारी प्रॉब्लम्स बताएगा, मैनेजर सजेशन मांगेगा और फिर वो टॉप मैनेजमेंट को बताएगा, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। मैनेजर ये भी बता देगा कौन कौन से एरियाज है जहां पे वर्कर्स को भी डिसीजन लेने का मौका मिलना चाहिए। मैनेजर अपने वर्कर को
कुछ स्पेसिफाइड एरिया में डिसीजन लेने का मौका दें। अब आता है आप कौन सा लीडरशिप स्टाइल चूज करोगे, ये डिपेंड करता है आपके मैनेजर का कितना कैलिबर है। अगर मैनेजर बहुत हाईली कैलिबर है, उसका खुद का बहुत हाई एटीट्यूड और टू हिज वर्कर बहुत पॉजिटिव है, एफिशिएंट है, नॉलेजेबल है, स्किलफुल है वो बहुत ज़्यादा, तो फिर मैनेजर डिसीजन लेंगे, नहीं तो टॉप मैनेजमेंट लेंगे। आपके सबऑर्डिनेट्स का, जूनियर्स का कैपेसिटी कैसा है, अगर जूनियर बहुत कैपेबल है तो वो डिसीजन लेंगे, नहीं तो मैनेजर या टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले। आपके बिजनेस के कंडीशंस पे कंट्रोल कितना है, अभी टेक्नोलॉजी चेंज, इकोनॉमिकल चेंज अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेना चाहिए, वरना लोअर लेवल भी ले सकता है। मतलब ये बात कर रहे हैं दोनों का। नेक्स्ट है डिस्कस द थ्योरी ऑफ मैनेजरियल ग्रिड एंड प्रोपाउंड बाय ब्लैक एंड माउटन विद द सिमिलर एग्जांपल। मैनेजमेंट का ग्रिड होता है, ग्रिड वो दिया गया था भाई रॉबर्ट ब्लैक एंड माउटन, तो उनको कुछ एग्जांपल से समझाना। जब मैनेजरियल ग्रिड का मतलब क्या है, डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ब्लैक एंड जेन माउटन, एक फ्रेमवर्क था वो, that classified leadership style based on their concerns of production and concern of people। मैनेजमेंट का ग्रिड बनाया गया अलग अलग टाइप ऑफ मैनेजमेंट का, उस ग्रिड को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें दो चीजों पर फोकस रखा गया, प्रोडक्शन के ऊपर फोकस और लोगों के ऊपर फोकस। तो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर पीपल। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन मतलब टास्क कंप्लीट होगा कि नहीं, एफिशिएंसी कितना होगा, गोल अचीव होगा कि नहीं, काम एफिशिएंटली होगा कि नहीं। और जब पीपल ओरिएंटेड मतलब एम्प्लॉयज का क्या जरूरत है, क्या नीड्स है, एम्प्लॉय का भला होगा कि नहीं, वेलबींग, एम्प्लॉय से अच्छे रिलेशनशिप रहे। तो इसको 9x9 का मैट्रिक्स बनाया गया। मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे आई थिंक एक मिनट देखो, मैट्रिक्स कुछ इस टाइप के बॉक्स को बनाने को बोलती है। मान लो मैंने ये बॉक्स बनाया, मैंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, यहाँ पे कुछ बातें लिखी और यहाँ पर भी कुछ 2 हेडिंग्स दी। तो मैं जब इस पॉइंट नंबर ए और मान लो इसको एक्स और वाई नाम दिया, इसको ए और बी नाम दिया, तो पॉइंट नंबर ए और एक्स अगर एक साथ आ जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा, पॉइंट नंबर बी और एक्स एक साथ आ जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा, पॉइंट नंबर ए और वाई एक साथ आ जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा, और पॉइंट नंबर बी और वाई एक साथ आ जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा। इस टाइप के ग्रिड को बनाने को बोलते हैं मैट्रिक्स बनाना। तो यहाँ पर वही बातें आपको सिखाई जा रही है कि मैनेजमेंट का मैट्रिक्स बनाया गया, 9x9 का मैट्रिक्स, और सबको 1 को माना गया लो, सबको रैंकिंग दी गई, 1 को माना गया लो, 9 को माना गया हाई। मतलब टोटल 81 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल निकल कर आई इस मैट्रिक्स से। ये मैट्रिक्स किसने दिया था, ब्लैक और माउटन ने। Here are the 5 main leadership style identified by the managerial grid, along with the similar examples from the various fields। सबसे पहले माना गया improved management, मतलब 1 दोनों को, improvised management, सॉरी improvised जो लोग मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, जो लोग improvised मैनेजमेंट स्टाइल फॉलो करते हैं, वो लोग का लो कंसर्न है फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड पीपल, दोनों पे फोकस कम है। वो लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, मतलब उनका न तो फोकस या कंसर्न प्रोडक्शन है, एफिशिएंसी, अचीवमेंट, टास्क, इनके ऊपर फोकस नहीं है, और न एम्प्लॉयज ओरिएंटेड फोकस। उस टाइप के मैनेजमेंट को बोला जाता है इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट। दोनों में 1 मिला, मतलब दोनों ही लो है। मैंने क्या कहा था, 1 मतलब लो, 9 मतलब हाई, उनको रैंकिंग दिया गया। तो जिनका इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट है उनको 1 दिया गया, मैंने उनका दोनों ही चीज पे फोकस कम है। इसका एग्जांपल दिया है यहाँ पे, अ मैनेजर हु डेलीगेट ऑल टास्क विदाउट प्रोवाइडिंग गाइडेंस, लीविंग द टीम टू फेंड फॉर देमसेल्फ, अ टीचर हु रेयरली इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट एंड शो लेस इंटरेस्ट इन देयर प्रोग्रेस। इस टाइप के मैनेजमेंट को बुलाया जाता है इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट हुआ कंट्री क्लब मैनेजमेंट, 1 मतलब लो लेवल ऑफ कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, 9 मतलब हाई लेवल ऑफ कंसर्न फॉर एम्प्लॉय। मतलब वो लोग एफिशिएंसी, गोल, टास्क, इन पे फोकस नहीं कर रहे हैं,
इनका ज़्यादा फोकस है कि लेबर का भला हो, उनको बोला जाता है कंट्री क्लब मैनेजमेंट। नाम याद करने पड़ेंगे आपको। तो हाई कंसर्न फॉर पीपल बट लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। इनका ज़्यादा प्रायोरिटी होता है एम्प्लॉय का वेलफेयर, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, लेकिन कंपनी का गोल को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अ मैनेजर हु फोकस ऑन एम्प्लॉयज हैप्पीनेस एंड टीम मोरल बट ओवरलुक डेडलाइंस एंड परफॉर्मेंस इश्यूज। जैसे अ कोच who prioritize creating a positive team environment but struggle to develop player skill and win games, उस टाइप को बोला जाता है कंट्री क्लब मैनेजमेंट। थर्ड वन है अथॉरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट। 9-1 दिया, उल्टा है। 9 दिया है कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन, 1 दिया है कंसर्न फॉर द पीपल पे। मतलब उनका टू मच फोकस है काम पूरा होने पे, गोल पूरा होने पे, एफिशिएंसी अचीव होने पे, लेस फोकस है एम्प्लॉय के वेलफेयर। तो हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, लेस कंसर्न फॉर पीपल। इन लोगों की ज्यादा प्रायोरिटी है एफिशिएंसी अचीव करने पे, गोल पूरा होने पे। एम्प्लॉय भले डिससेटिस्फाइड हो, भले उनका मोरल डाउन हो। जैसे एक ड्रिल सर्जेंट हु फोकस ऑन अचीविंग द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव थ्रू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड कमांड डिसरिगार्डिंग द नीड एंड कंफर्ट ऑफ द रिक्रूट्स। जिनको गड्ढा वड्ढा खोदने का काम मिलता है और मिलता है, वो अपने एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है एम्प्लॉय थक गए, उनको यही मतलब है काम पूरा होना चाहिए। नंबर 4 है मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। 5-5 दोनों पे आधा आधा फोकस है। मिडिल ऑफ द रोड मतलब रास्ते के बीच में, मतलब वो दोनों तरफ फोकस्ड है। तो मॉडरेट कंसर्न फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड पीपल। मॉडरेट मतलब दोनों में 50-50 फोकस है। वो बैलेंस बिटवीन द मीटिंग डेडलाइंस एंड मेंटेनिंग एम्प्लॉयज मोरल। वो ट्राई करता है दोनों की बैलेंस हो, कंपनी का टाइम भी, डेडलाइन पे काम भी पूरा हो जाए और स्टाफ भी डिमोटिवेटेड नहीं। जैसे आप कोच वो एम्फेसाइज बोथ विनिंग गेम्स एंड सपोर्टिंग प्लेयर डेवलपमेंट। तो वो मिडिल ग्राउंड ढूंढता है, मिडिल वे। और 5वां है टीम मैनेजमेंट। 9-9 मतलब दोनों चीजों पे प्रॉपर फोकस, हाई कंसर्न फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड पीपल। वो टीम मेंबर को भी मोटिवेट करने पे पूरा ध्यान दे रहा है और बिजनेस का गोल अचीवमेंट हाई क्वालिटी में भी पूरा ध्यान दे रहा है। जो एम्प्लॉय के वेलबींग को भी देख रहा है, गोल अचीवमेंट को भी देख रहा है। अ कंडक्टर इंस्पायर्स एंड मोटिवेट म्यूजिशियन वर्किंग ऑन कोलैबोरेटिव टू अचीव हार्मोनाइज्ड एंड इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस। तो यही ध्यान दिया। नेक्स्ट वन है मेंशन द ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ लीडरशिप। एक लीडर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? वो विजनरी होना चाहिए, सबको एक साथ इंटीग्रेट करके काम कर सके, खुद को भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसको, वो इजीली खुद भी चीज़ों को अडॉप्ट कर सके, दूसरों के प्रति उसके मन में एम्पैथी हो, फीलिंग्स हो दूसरों के लिए, डिसाइसिवनेस हो, वो डिसीजन ले सके, करेज हो उसमें रिस्क लेने का, अच्छा बातचीत करने का स्किल हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो उसका, वो थिंकिंग करने में बहुत अच्छा हो, सोचने में, वो कोई भी चीज़ से सेटबैक नहीं हो, रेजिलियंस हो, मतलब हार के वापस आने का हिम्मत रखता हो, खुद भी मोटिवेटेड हो, चीज़ों के लिए खुद का भी जिम्मेदारी लेना सीखे वो, उसके अंदर भी अगर जिम्मेदारी लेने का ताकत है तभी वो दूसरों को जिम्मेदारी लेने के लिए इंस्पायर कर पाएगा। इनोवेटिव हो, नया नया वे सोच सके, कोलैबोरेट हो, खुद भी सबके साथ मिलकर काम कर सके, तभी टीम मिलकर काम करेगा। ह्यूमिलिटी हो उसके अंदर, मतलब घमंड नहीं हो। लीडर और मैनेजमेंट में क्या फर्क है? तो लीडर फोकस करता है लोगों को इंस्पायर करने में, इन्फ्लुएंस करने में, ताकि विजन और गोल अचीव हो। बट मैनेजर का काम होता है चीजों को ऑर्गेनाइज, प्लान, कंट्रोल और ये सब करना। लीडर प्रोवाइड अ विजन, मैनेजमेंट प्रोवाइड अ गोल। लीडर विजन देता है, मैनेजमेंट केवल टारगेट्स या गोल देता है। लीडर ऑफन एम्ब्रेस एंड प्रमोट इनोवेशन, लीडर ऑलवेज इनोवेटिव बातों पे ध्यान देता है। मैनेजर मेंटेन करता है एक बैलेंस कि इनोवेशन भी हो लेकिन काम भी ठीक से पूरा हो जाए, स्टेबिलिटी भी रहे, हर चीजें बार बार बदले नहीं। जबकि लीडर ज्यादा फोकस होता है चीजें जितनी ज्यादा क्रिएटिव और बदले। लीडर बिल्ड रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इंस्पिरेशन, ट्रस्ट एंड इमोशन, बट मैनेजर बिल्ड रिलेशनशिप थ्रू अथॉरिटी एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर्स। लीडर का कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, मैनेजमेंट का होता है। लीडर जनरली मोर विलिंग टू टेक रिस्क,
and explore new possibilities. Manager tends to be more risk averse, focused on minimizing the risk. तो लीडर रिस्क लेने में बिलीव करता है, जबकि मैनेजर या मैनेजमेंट रिस्क को कम करने में। लीडर का जनरली लॉन्ग टर्म विजन होता है, मैनेजमेंट का शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म विजन होता है। कुछ चीजें शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है। लीडर दूसरों को इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं, मैनेजर दूसरों को कंट्रोल और डायरेक्शन देता है। लीडर खुद भी चीजों को अडॉप्ट करता है बहुत ओपन माइंडेड से, जबकि मैनेजर हर बार नई चीजों को अडॉप्ट करता नहीं है, वो देखता है स्टेबिलिटी भी रहे। अगला चैप्टर का नाम है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है? दूसरों के एक्शन को स्टिमुलेट करना, दूसरों को भी डिजायर और गोल अचीव करने के लिए उनके मन में भी फीलिंग जागे, ये ट्राई करना। ये एक इंटरनल, दो फीचर्स क्या होंगे? ये एक इंटरनल फीलिंग है और ये गोल डायरेक्टेड है। फीचर्स आप जो भी पढ़ते हो मैनेजमेंट का, वो सारा फीचर लिख सकते हो। ये कंटिन्यूअस है, परवेसिव है। टू सिग्निफिकेंट, दो एडवांटेज क्या है? आपका ह्यूमन रिसोर्स बेटर काम करेगा अगर वो मोटिवेटेड होगा तो, और आपके परफॉर्मेंस लेवल बढ़ेंगे एम्प्लॉयज के। उसके अलावा भी आप लिख सकते हो गोल इजीली अचीव होगा, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स होगा। मोटिवेशन के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? एक तो रिकॉग्निशन और एक अचीवमेंट। कोई भी आदमी कम मोटिवेट होगा जब लोग उसको पहचाने, उसका तारीफ करें, एंड दूसरा उसको उसके काम के लिए कुछ बेनिफिट्स मिले, अचीवमेंट हो। ये दो चीजें आदमी को मोटिवेट करती है। मोटिवेशन का तो बुराई क्या है? मोटिवेशन टेम्पररी है। आज मोटिवेट हुए कल दोबारा डिमोटिवेट हो सकते। लैक ऑफ क्लैरिटी इन गोल, मोटिवेशन आपको गोल नहीं देता, मोटिवेशन आपको मोटिवेट करता है काम करने के लिए। हेक्सबर्ग बोल के एक राइटर थे, उन्होंने मोटिवेशन का एक थ्योरी दिया, बोले कि 2 फैक्टर थ्योरी है मोटिवेशन की। एक है हाइजीन फैक्टर, एक है मोटिवेशनल फैक्टर। हाइजीन फैक्टर माने किस किस चीजों से स्टाफ डिससेटिस्फाई होता है, और मोटिवेटर्स मतलब किस किस चीजों से सेटिस्फाइज होता है। तो दिस फैक्टर व्हेन एब्सेंट लीड टू डिससेटिस्फैक्शन अबाउट देयर प्रेजेंट डज नॉट नेसेसरी लीड टू सेटिस्फैक्शन। जैसे एग्जांपल दिया, कम सैलरी मिलना, वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं होना, कंपनी का पॉलिसीज बहुत खराब होना, जॉब में सेफ्टी या सिक्योरिटी नहीं होना, ये सब लोगों को डिससेटिस्फाई करता है। अगर ये सब एब्सेंट है तो लोगों को डिससेटिस्फैक्शन होता है। तो सेटिस्फैक्शन क्या चीज से होता है? These factors contribute to job satisfaction and motivate when present. They are not related to the context of environment of the job, but rather contain the work itself. जैसे अचीवमेंट मिलना, आपको पहचान मिलना, आपको ग्रोथ मिलना, आपको और काम का रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलना। कई बार ये सब चीजें होती है बिजनेस में, तो लोगों को और मोटिवेशन मिलता है। तो इसका ये थ्योरी है हेक्सबर्ग का। एक और राइटर है मैकग्रेगर, जो थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई दिया था, पीछे पढ़े थे हम लोग। तो मैकग्रेगर थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट स्कूल प्रपोज थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई, टू कॉन्ट्रास्टिंग सेट ऑफ assumptions about human behavior in their workplace. मैकग्रेगर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बात की। Those theories offer valuable insight into the underlying beliefs manager hold about their employees and how these beliefs influence their management style. वो ये थ्योरी में ये बताया कि मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज के बारे में क्या फीलिंग रखते हैं और क्या बिलीफ रखते हैं, वो बिलीफ कैसे इन्फ्लुएंस करता है मैनेजमेंट के स्टाइल। थ्योरी ऑफ एक्स में क्या एजम्पशन लिया गया? दिस थ्योरी एज्यूम दैट मोस्ट पीपल डिसलाइक वर्क, मेजॉरिटी लोग काम करना पसंद नहीं करते, फाइंड इट इनहेरेंटली अनप्लीजेंट एंड विल अवॉइड टू व्हेनेवर पॉसिबल। लोग काम को अनप्लीजेंट मानते हैं, जब मौका मिले काम को अवॉइड करते हैं। इट फर्दर एज्यूम दैट एम्प्लॉयज हैव लो एम्बिशन, डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लैक क्रिएटिविटी। और ये भी एज्यूम किया गया थ्योरी ऑफ एक्स में कि एम्प्लॉयज जो है ना, उनका एम्बिशंस, गोल, टारगेट्स जिंदगी में बहुत लो होता है। बहुत एम्प्लॉय ऐसे ही मिलेंगे, बस मेरे को मेरा सैलरी मिल जाए, बाकी हमको कोई मतलब नहीं, हमको नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा काम। वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसलाइक करते हैं, जितना जिम्मेदारी आएगा उतना काम का प्रेशर आएगा, वो लोग नहीं पसंद करते, और उनमें क्रिएटिविटी भी कम होती है। मैनेजमेंट का स्टाइल बेस्ड ऑन दीज असम्पशन, मैनेजमेंट का स्टाइल कैसा होना चाहिए? थ्योरी एक्स एडवोकेट फॉर डायरेक्टिव एंड कंट्रोलिंग मैनेजमेंट स्टाइल।
तो अगर तुम्हारे स्टाफ इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कि उनका एम्बिशन कम है, वो जिम्मेदारी को कम मानते हैं, लेना पसंद नहीं करते, क्रिएटिविटी कम है, वहाँ पे थ्योरी एक्स बोलता है मैनेजर को डायरेक्टिव होना चाहिए और कंट्रोलिंग होना चाहिए। मैनेजमेंट स्टाइल तुम्हारा कैसा होना चाहिए कि तुम चीज़ों को कंट्रोल करो, ज़्यादा डायरेक्शन दो, ज़्यादा क्लोजली सुपरवाइज करो, एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा कंट्रोल रखो क्योंकि वो लोग खुद काम नहीं करना चाहते। उनको एक्सटर्नल रिवॉर्ड दो और पनिशमेंट भी दो ताकि वो लोग काम करने में फोर्स हो सके। थ्योरी ऑफ वाई क्या मानता है उल्टा, मोर ऑप्टिमिस्टिक व्यू है इसका। ये मानता है कि इट एज्यूम दैट वर्क कैन बी सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, काम लोगों को सेटिस्फेक्शन दे। एम्प्लॉय भी चाहता है उसको काम मिले, वो ऑफिस में बैठ के बोर नहीं हो। एम्प्लॉय भी चाहता है उसका एबिलिटी का प्रॉपर यूज हो। तो उस लेवल पे अगर वैसा कंपनी है, तुम्हारे यहाँ वैसे एम्प्लॉयज हैं, तो तुम्हारे मैनेजमेंट का क्या स्टाइल होना चाहिए, तुमको मोर पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, मोर एम्पावरिंग होना चाहिए। मतलब तुम अपने एम्प्लॉयज़ को भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराओ, तुम अपने एम्प्लॉयज़ को भी पावर दो। तो ये है थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई। स्टेट द लिमिटेशन ऑफ एक्सबर्ग थ्योरी। एक्सबर्ग बोला गया था, वो बोला था कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एम्प्लॉय को डिससेटिस्फाई करती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करती है। तो उसका वही 2 फैक्टर थ्योरी था, हाइजीन थ्योरी और मोटिवेटर्स थ्योरी। हाइजीन थ्योरी में बोला डिससेटिस्फेक्शन वाला बात, जबकि सेटिस्फेक्शन में बोला मोटिवेटर्स वाला बात। हाँ, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशंस है। ये जो एग्जांपल्स है, डेटा दिया वो डेटा बहुत लिमिटेड था, जिससे उसका बात पूरी तरीके से प्रूव नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा वे में सिंप्लीफाइड कर दिया, बट इतना सिंपल होता नहीं है मोटिवेट करना। ये इंडिविजुअल लोगों को, हर आदमी का तो सोचने का अलग टेक्निक हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे तो एक जैसे सोच वाले नहीं होंगे। वो इस बात को इग्नोर करके बोला या तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में हाइजीन वाले हैं या सेटिस्फैक्टरी या मोटिवेटर्स वाले। लिमिटेड फोकस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, ज़्यादा एक्सटर्नल फोकस पे फोकस नहीं किया, एक्सटर्नल फैक्टर पे। अनसर्टेन लिंक बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, वो खाली सेटिस्फैक्शन का बात किया, प्रोडक्टिविटी का बात ही नहीं। मेंशन द लेवल्स ऑफ हायरार्की मेंशन बाय मैस्लो, एक और राइटर है मिस्टर मैस्लो, इसका आप क्लास 12 में पढ़े हो। वो भी एक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया। वो बोला लोगों का मोटिवेशन बढ़ता कैसे है, जैसे जैसे उनका जरूरत बढ़ता है। जो आदमी जैसा चाहता है उसका एक इच्छा पूरा होता है, अगला इच्छा आ जाता है, अगला इच्छा पूरा होता है, उसके अगले इच्छा आ जाता है। तो लोगों की अपनी इच्छा के हिसाब से उसका मोटिवेशन बढ़ता है। तो बोला लोगों का जरूरत कैसे कैसे बढ़ता है, उसका वो 5 पॉइंट्स दिया। पहला बोला फिजियोलॉजिकल नीड, सबसे पहले लोगों को फिजिकल नीड चाहिए होता है, सर्वाइवल, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग। जब आदमी का ये जरूरत पूरा हो जाता है तो नेक्स्ट चाहता है वो कि जिंदगी सेफ रहे और जॉब भी सिक्योर रहे। लाइफ का सेफ्टी एंड जॉब का सिक्योरिटी, यानी सेफ्टी नीड चाहता है वो, तो उसके फिजिकली हार्म नहीं पहुंचे, सिक्योरिटी रहे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे, उसका हेल्थ मेंटेन रहे। जब ये दोनों जरूरत पूरा होता है, आदमी का अगला नीड होता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी सोशल नीड। वो चाहता है मेरा भी फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो, उनके साथ हम घूमने फिरने जाएं, फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो। एस्टीम नीड, यानी अगला नीड होता है प्राइड, सेल्फ एस्टीम मतलब रिस्पेक्ट, प्राइड, लोग मेरा तारीफ करें, मेरे को रिकॉग्नाइज करें, मेरा एक स्टेटस हो सोसाइटी में, ऑफिस में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द लास्ट पॉइंट। यहाँ बोलता है लोगों को जब सारा नीड पूरा हो जाता है, उसके बाद उसको लगता है उसका कोई लाइफ में एक एम या गोल था, वो पूरा हो। जैसे किसी को लगता है कि हम बहुत बड़ा कुछ क्रिएटिविटी वाला आदमी बने, किसी को लगता है हम दुनिया घूमें, किसी को लगता है कंपनी में टॉप पोजीशन पे पहुंचे। तो आदमी का ऐसे ऐसे गोल्स बढ़ता है और उसी हिसाब से उसका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ता है खुद को मोटिवेट करने का। हेज़बर्ग और मैस्लो में क्या अंतर है? हेज़बर्ग बोला टू फैक्टर थ्योरी, सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन, यानी मोटिवेटर्स और हाइजीन, जबकि मैस्लो बोला लोगों का जरूरत का 5 फैक्टर्स है। हेज़बर्ग बोला हाइजीन फैक्टर में क्या क्या आएगा, तो सैलरी, वर्किंग कंडीशन, ये सब खराब हो तो आदमी अच्छा काम नहीं करता, आदमी का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। जबकि मोटिवेटर्स फैक्टर्स में अचीवमेंट, ग्रोथ, ये सब। इन्हीं बातों को मैस्लो 5 फैक्टर में थोड़ा साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव और बिलोंगिंगनेस, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ बोला रिलेशनशिप
द रिलेशनशिप बिटवीन नीड, फुलफिलमेंट एंड मोटिवेशन। तो यहाँ पे बोला था प्रेजेंस ऑफ मोटिवेटर्स लीड टू सेटिस्फेक्शन व्हाइल एब्सेंस ऑफ हाइजीन कॉजेज डिससेटिस्फेक्शन। जहाँ पे मोटिवेटर फैक्टर्स हो वहाँ पे काम अच्छे से होगा, लोग सेटिस्फाइड होंगे, और जहाँ पे हाइजीन फैक्टर हो वहाँ पे काम खराब होगा। जबकि मैस्लो ऐसे ब्रेक नहीं किया। मैस्लो बोला अगर पांचों जो नीड है वो अनसेटिस्फाइड है तो आदमी और मोटिवेट होता है नीड को पूरा करने की। इसका कोई हायरार्की या सीक्वेंस नहीं था, कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं था, लेकिन मैस्लो में प्रॉपर सीक्वेंस है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आदमी का जरूरत वैसे ही बढ़ता है। तो ये डिफरेंस बिटवीन है। मैकग्रेगर थ्योरी हमने अभी पढ़ा था, थ्योरी ऑफ एक्शन, थ्योरी ऑफ वाई। इसका लिमिटेशन बढ़ा रहे हैं तो ऊपर जो था वही है। ये ओवर सिंप्लीफाइड करता है, ये सिचुएशन को इग्नोर कर रहा है, ये एथिकल कंसर्न को इग्नोर करता है, ये एविडेंस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, ये इंडिविजुअल नीड्स को ओवरलुक कर दे रहे, वो ओवरऑल देख रहा है मैकग्रेगर। इसका भी ये थ्योरी में प्रॉब्लम था। थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई गेट में डिफरेंस बिटवीन आता है। तो थ्योरी ऑफ एक्स क्या बोलता है? थ्योरी ऑफ एक्स में क्या क्या पॉइंट थे? थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई। थ्योरी ऑफ एक्स क्या था? थ्योरी ऑफ एक्स बोलता है कि लोगों को काम से डिसलाइक होता है अगर वैसा तुम्हारे यहाँ पे लोग हैं जो ज्यादा काम करना नहीं पसंद करते, जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते, वहाँ पे डायरेक्टिव और कंट्रोलिंग मैनेजमेंट स्टाइल हो। और जहाँ पे लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, लोगों को जिम्मेदारी मिलने में मजा आता है, काम करना अच्छा लगता है, वहाँ पे पार्टिसिपेटिव और एम्पावरिंग होना चाहिए मैनेजमेंट स्टाइल, पार्टिसिपेटिव और एम्पावरिंग। तो यही बात का यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन भी है। तो यहाँ पे बोला वर्क इज इनहेरेंट एंड डिसटेस्टफुल, लोगों को काम पसंद नहीं है। यहाँ बोला लोगों को काम में मजा आता है, काम एक खेल है, नेचुरल है, फेवरेबल है। मोस्ट पीपल आर नॉट एम्बिशियस, यहाँ पे माना है मैक्सिमम लोग एम्बिशियस है, उनका बहुत कम डिजायर होता है। यहाँ माना लोगों का सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है, वो इंडिस्पेंसिबल है, मतलब उनको चीजें नेगेटिव नहीं लगती। मोस्ट पीपल हैव लिटिल कैपेसिटी माना है यहाँ पे, जबकि यहाँ माना लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। यहाँ माने मोटिवेशन ऑकर्स ओनली एट द फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी लेवल, मतलब पहला दो मैस्लो का पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेबल है। बट यहाँ माने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सिक्योरिटी नीड सारी आ गई इसमें। मोस्ट पीपल आर क्लोजली कंट्रोल। थ्योरी ऑफ एक्स बोलता है लोगों पे ज्यादा कंट्रोल रखो, यहाँ बोलता है ज्यादा सेल्फ डायरेक्टेड लोग हैं तो कम कंट्रोल रखो। यहाँ बोल रहा है सारा टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, यहाँ बोला है डिसेंट्रलाइज भी चलेगा। ये बोल रहा है ऑटोक्रेटिक हो जाना चाहिए लीडर को, यहाँ माना है डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। इतना डिफरेंस बहुत है। क्रिटिकल एनालिसिस द मैक्सवेल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन इसका एनालिसिस तुम क्या लिख के आओगे एग्जाम में कि ये ज्यादातर एजम्पशन बेस है, सब जगह सब कुछ सेम नहीं होता है। थ्योरी ऑफ एक्स और थ्योरी ऑफ वाई में बिहेवियर का डिफरेंस है पूरा का पूरा, इतना एग्जैक्टली सेम बिहेवियर के लोग एक जगह मिले मुश्किल है। थ्योरी ऑफ एक्स और थ्योरी ऑफ वाई में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो दोनों को एक साथ लिंक करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा ही कॉन्ट्राडिक्टरी एजम्पशन है। और मैनेजमेंट अगर खाली एक ही टाइप का स्टाइल अपना ले तो प्रॉब्लमेटिक होगा हमेशा। मैनेजमेंट को हमेशा बैलेंस अप्रोच होना पड़ता है। मैस्लो का थ्योरी का क्या बुराई है? मैस्लो का थ्योरी क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका एजम्पशन क्या है? वो मान रहा है कि लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, एक सेटिस्फेक्शन पूरा होता है तो दूसरा इच्छा आ जाता है। वो मान रहा है कि चीजें हायरार्की में चलेगी, मतलब एक पूरा होगा तभी दूसरा इच्छा जागेगा। ये उसका एजम्पशन है। उसकी एजम्पशन में बुराई क्या है या उसका थ्योरी का क्या बुराई है? ये यूनिवर्सलिटी नहीं है, सब जगह सेम नहीं होता। हर आदमी का जरूरी नहीं है यही 5 फैक्टर हो, और हर आदमी का जरूरी नहीं है कि एक पूरा तभी उसका नेक्स्ट फीचर आए। वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बहुत छोटा बात कर रहे हैं, मतलब सबको मिला के बात नहीं कर रहे। कौन सा इमरजेंसी आ जाए पहले उसका वो फोकस नहीं कर रहा इमरजेंसी पे। कई बार नीड ओवरलैपिंग होगी, पहले पहला वाला हो फिर दूसरा वाला नीड नहीं, जरूरी नहीं हर बार।
मेरा पहले सेकंड नीड और फिर फर्स्ट नीड हो भी सकते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। टू फैक्टर थ्योरी को एक्सप्लेन करने बोला, हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर, दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है। मोटिवेशन होने का क्या फायदा है, ये ज्ञानबाजी का आंसर है। अगर तुम्हारा स्टाफ मोटिवेटेड होगा, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तुम्हारे यहाँ पे काम का परफॉर्मेंस बेटर होगा, ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे, लेबर का भी और एम्प्लॉय का भी एफिशिएंसी बढ़ेगा, एब्सेंटीजम कम होगा, स्टाफ मोटिवेटेड होगा, छुट्टी कम मारेगा, लेबर टर्नओवर कम होगा, छोड़ के कम जाएंगे, मैनेजमेंट का भी सक्सेस होगा, कामों में फ्लेक्सिबिलिटी होगा, एम्प्लॉयज का मोरल हाई होगा, एम्प्लॉय मोटिवेटेड होंगे, उनका कॉन्शियस अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के लिए वो ध्यानपूर्वक अपना काम करेंगे, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, झमेला झाटी नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। यहाँ पे काम क्या है? चीज़ों को हार्मोनाइज करना, सिंक्रोनाइज करना, ये वर्ड याद करना। इंडिविजुअल एफर्ट्स को हार्मोनाइज और सिंक्रोनाइज करना। तो फायदा क्या है? एफिशिएंसी बढ़ेगा, काम का डुप्लीकेसी नहीं होगा, सब मिलके काम करेंगे, सबको पता होगा कौन सा काम हो गया, कौन सा बाकी है, तो जो हो गया वो दोबारा कोई नहीं करेगा। डिसीजन मेकिंग बेटर होगा, मिलके काम करेंगे तो। प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर होगा, मिलके काम करेंगे तो। कोऑर्डिनेशन का दो फीचर्स, ये एफर्ट्स को एक साथ लाता है और ये यूनिटी बनाता है। टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक तो रेगुलरली मीटिंग करो, बातचीत करो, ताकि आपस में कोऑर्डिनेटेड रहें, लिंक्ड रहें, और रिपोर्ट्स बनवाओ, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखो, ताकि सबको एक दूसरे से मिले, सब समझे कौन क्या काम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंस है, मतलब मैनेजमेंट का सोल है कोऑर्डिनेशन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैनेजमेंट के मेन 5 फंक्शन क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग और एक और बच गया डायरेक्टिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये 5 मैनेजमेंट के फंक्शन है। ये पांचों फंक्शन फेल हो जाए अगर आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होती। तो क्नूट्स और डोनेल क्या बोला? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ग्रुप एफर्ट होंगे तभी सक्सेस आएगा। तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था बट मिलजुल के काम नहीं हुआ, प्लान फेल हो जाएगा। तुम सारे चीजों को अरेंज कर लिए थे, ऑर्गेनाइज कर लिए थे, ग्रुप एक्टिविटी, डिवीजन ऑफ वर्क सब हो गया था, बट आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, काम बर्बाद हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन को एसेंस बोला जाता है क्योंकि वो इंट्रिंसिक है, सबको मिला के काम करता है कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन एफर्ट्स को एक साथ लेके आता है, तुम्हारे एम्प्लॉयज मिल के काम करेंगे तभी तो अचीवमेंट हो पाएगा। सारी एक्टिविटीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो अगर आपस में लिंक ही नहीं करोगे तो काम ही नहीं होगा। सारे फंक्शंस को अगर ठीक से काम करना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को, तो आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन एक जैसा लगता है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, जबकि यहाँ पे वॉलंटरी, अपनी इच्छा से कोऑपरेट करना। तो कोऑर्डिनेशन मतलब मैनेजमेंट बोलता है कि ये टीमें आपस में मिलकर काम करेगी, इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना जरूरी है, मीटिंग करना जरूरी है। जबकि कोऑपरेशन होता है अपनी इच्छा से स्टाफ एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। इंडिविजुअल हेल्प ईच अदर, वॉलंटरी। कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट एफर्ट है जबकि कोऑपरेशन वॉलंटरी है। कोऑर्डिनेशन वाइडर टर्म है जबकि कोऑपरेशन नैरो टर्म है। कोऑर्डिनेशन में एम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, जबकि कोऑपरेशन एक म्यूचुअल हेल्प है, एक दूसरे को केवल मदद। डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए? स्टार्टिंग से होना चाहिए, अर्ली स्टेज, मतलब स्टार्टिंग से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। पर्सनल कांटेक्ट है, लोगों का इंटरनल मैटर होता है, मतलब ग्रुप एक्टिविटी, बातचीत करना, ये पर्सनल यानी स्टाफ का आपस में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। लगातार कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, कंटिन्यूटी चाहिए। रेसिप्रोकल है, हम तुमसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बट तुम नहीं कर रहे हो तो काम नहीं होगा, और तुम कर रहे हो हम नहीं कर रहे तो भी काम नहीं होगा। तो दोनों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। डायनामिज्म, बार बार कोऑर्डिनेशन का तरीका बदलना चाहिए। जैसे जैसे दुनिया बदले, बिजनेस का एनवायरनमेंट बदले, आपके कोऑर्डिनेशन के तरीके भी बदलने चाहिए। जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे, सिंप्लीफाइड ऑर्गेनाइज होना चाहिए।
सेल्फ कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट हर बार फोर्स करे तो नहीं होगा, आपको खुद से भी इनिशिएटिव लेना होगा। क्लियर कट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, सबको क्लियर होना चाहिए किसका क्या काम है, किसका क्या रोल है। क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए किसका क्या पावर है, किसका क्या जिम्मेदारी है, तभी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा। अच्छे से बातचीत होनी चाहिए, एकदम कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होना पड़ेगा, तभी कोऑर्डिनेशन अच्छे से होगा। और जो तुम्हारे सबसे टॉप पे बैठा है वो सुपरवाइज प्रॉपर्ली करे, तभी कोऑर्डिनेशन अच्छे से होगा। लास्ट चैप्टर है कंट्रोल। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? इवेलुएट करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ। तुम्हारा जो गोल सेट किया हुआ था, स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था, उसके हिसाब से इवेलुएट करो एक्चुअल परफॉर्मेंस को, और फिर देखो कहाँ पे लैकिंग रह गया, उसके लिए एक्शन ले। यही है कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब एक सुपीरियर का कितने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में। सेम बात है यहाँ पे। एक होता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, माने प्रोएक्टिव अप्रोच, पहले से ही कंट्रोल रखना, टू एंटिसिपेट एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट। होने के बाद, गड़बड़ होने के बाद कंट्रोल करना नहीं, गड़बड़ होने के पहले ही समझ जाना यहाँ गड़बड़ हो सकता है तो कंट्रोल कर लो पहले से। इसी को बोलते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, ताकि गड़बड़ी को प्रिवेंट किया जा सके। ये एक टाइप का प्रिवेंटिव मेजर। प्लानिंग और कंट्रोल में क्या रिलेशनशिप है? सर अगर प्लान नहीं हो तो क्या चीज को कंट्रोल करोगे, और अगर कंट्रोलिंग खराब है तो प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है, प्लान फेल हो जाएगा। यानी प्लानिंग कंट्रोलिंग के ऊपर डिपेंडेंट है और कंट्रोल भी प्लानिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग है, बैकवर्ड लुकिंग है। दोनों में हम आगे क्या कर सकते हैं और पीछे क्या हो गया देखते हैं। तो दो बात बोला, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक का फेल होना दूसरे का फेल होना है। अगर तुम प्लान तो बहुत अच्छा बनाए बट तुम कंट्रोलिंग ठीक से नहीं किए तो प्लान फेल हो ही जाएगा। और तुम्हारा कंट्रोल का प्रोसेस तो बहुत अच्छा है बट तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं था, तो किसको कंट्रोल करोगे और क्या कंट्रोल करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे? तो ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है दोनों। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या था कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों फॉरवर्ड लुकिंग है, दोनों में हम आगे का सोचते हैं, दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग है, दोनों में ये भी देखते हैं पहले क्या हो गया। तो ऐसे आप लिख सकते हो कि दोनों एक दूसरे पे, दोनों का क्या रिलेशन है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है? ताकि बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, सारी चीजें ऑर्डरली हो, सोसाइटी में भी कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए मेरे कारण, रिस्क कम रहे। अगर प्रॉपर कंट्रोल होगा तो रिस्क कम रहेगा। कोई भी नया टेक्नोलॉजी है तो उनको इजीली अडॉप्ट कर ले, हम अपने एनवायरनमेंट को इजीली समझ सकें और एक्शन ले सकें, और हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छे रहे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज। गुड कंट्रोल सिस्टम किसको बोलते हैं? जहाँ पे गोल ओरिएंटेड हो सब कुछ, वो अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम है। जहाँ पे प्रॉपर फीडबैक मिलता हो वो अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम है। जो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, हमारा गोल टारगेट क्या है, वो अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम है। जो कंट्रोलिंग कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो, मतलब विद इन द टाइम विद इन द कॉस्ट दोनों काम कर सके, वो अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम है। जो कंट्रोलिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल हो, सिचुएशन के हिसाब से उसको थोड़ा मोल्ड किया जा सके, अडॉप्ट किया जा सके, वो अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम है। जो यूजर फ्रेंडली हो और समझने लायक हो और जिसमें हम आगे के लिए एक्शन तय कर सकें, ये अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। कंट्रोलिंग सिस्टम का बुराई क्या है? सर कई बार हम स्टैंडर्ड ही ऐसा सेट कर देते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, और हम बार बार देखते हैं वही अचीव नहीं हुआ, तो हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम भी ये गड़बड़ है। हम इवैल्यूएशन ही गलत कर रहे हैं प्रोसेस का, तो भी कंट्रोल फेल हो जाएगा। हम इम्प्लीमेंट ही गलत कर रहे हैं तो भी कंट्रोलिंग फेल हो जाएगा। मेरा प्रोडक्शन डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर इंडस्ट्रियल पीस का लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, कंट्रोलिंग फेल हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है मेरे कंट्रोलिंग सिस्टम में, तो भी कंट्रोलिंग फेल हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस इन आइडेंटिफाइंग द एक्चुअल रीजन, हम रीजन ही नहीं ढूंढ पा रहे कि क्यों गड़बड़ हुआ, तो कभी भी कंट्रोलिंग अच्छा नहीं हो पाएगा। मेरा बहुत ज़्यादा महंगा हो जा रहा है कंट्रोल करना, जितना खर्चा हम बचा रहे हैं उससे ज़्यादा कंट्रोल करने का खर्चा लग जा रहा है, तो भी कंट्रोलिंग बर्बाद है। अब कंट्रोलिंग के मेथड्स या मेजर्स क्या होते हैं? तो कंट्रोलिंग का एक मेथड है बजटरी कंट्रोल। कंपनी को क्या करना चाहिए? साल के स्टार्टिंग में ही एक बजट बनाना चाहिए। क्या आइटम के पीछे से कितना कमाई आएगा, क्या आइटम में कितना खर्चा लग सकता है, क्या आइटम में कितना रिस्क हो सकता है, कितना रिस्क हमको बर्दाश्त है,
मान लो हम सोचे थे 1 लाख पीस बनना चाहिए, लेकिन 95,000 तक बने तो भी चलेगा, मतलब 5,000 तक कम पीस प्रोडक्शन हो मेरे को बर्दाश्त है। हम सोचे थे 5% वेस्टेज हो तो ठीक है, उससे ज़्यादा वेस्टेज नहीं होना चाहिए, बट 1-2% ऊपर नीचे हो तो चलेगा, मतलब 5 की जगह 7% वेस्टेज हो तो भी चलेगा। तो तुमको एक बजट बनाना पड़ेगा, तो तुमको एक बजट फॉर्म करना पड़ेगा, उस बजट के हिसाब से प्लानिंग और कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से लोगों को पावर देना पड़ेगा और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बजटरी करना। आप टाइम टू टाइम मॉनिटर करो और फीडबैक लो, कंट्रोल करो, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करो ठीक से हुआ कि नहीं, और फिर एडजस्टमेंट करो, क्या गड़बड़ हो गया उसको कैसे ठीक करो बजट के हिसाब से। और बोला आज के डेट में मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स क्या कंट्रोलिंग का, आज के ज़माने में क्या मॉडर्न तरीके हैं कंट्रोलिंग करने के। तो एक होता है जीरो बेस बजटिंग। देखो कंपनियां बजट बनाती है ना, तो पिछले साल के बजट को देख के बनाती है, या पिछले साल के एक्चुअल परफॉर्मेंस को देख के बनाती है कि पिछले साल ऐसा हुआ, अब ऐसा होना चाहिए। पिछले साल 2 लाख रुपया लगा, चलो इस साल 2.5 लाख तक लगना चाहिए, पिछले साल के मुकाबले 50,000 खर्चा तो बढ़ ही सकता है। ये होता है नॉर्मल बजटिंग। लेकिन जीरो बेस बजटिंग मतलब हम पिछले साल को बेस मानेंगे ही नहीं, हम मानेंगे एकदम फ्रेश बिजनेस होता पहली बार, तो क्या आइटम पे कितना खर्चा लगना चाहिए था, इसको बोलते हैं जीरो बेस बजट। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड बिजनेस एग्जीक्यूटिव नाम था पीटर फियर, वो ये थ्योरी दिया था 1970 में। वो बोला नॉर्मल बजट से ये बजट थोड़ा डिफरेंट है। हम जीरो बेस बजटिंग जब बनाते हैं, हम एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। मेरे को मेरा नया ऑब्जेक्टिव, नए टारगेट्स सेट करने पड़ेंगे आज के मार्केट सिनारियो के हिसाब से। यही होता है जीरो बेस बजट। हम पिछले साल को इम्पैक्ट में नहीं ले रहे। दूसरा टाइप का बजटिंग है एनालिसिस ऑफ द नेटवर्क। हम एनालाइज करेंगे क्या चीज बहुत क्रिटिकल है, मतलब जिसके कारण मेरा बिजनेस का पूरा डिसीजन ही पलट जाए, ऐसा क्रिटिकल आइटम पे ज्यादा फोकस करेंगे, और जो मेरे बिजनेस को बड़ा इम्पैक्ट नहीं करेगा एक बार में, उस पर कम फोकस करेंगे, उसको कम कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। जैसे मेरा अगर एडवर्टीजमेंट का खर्चा 20,000 लगता था, अब इस साल 30,000 हो गया, 20,000 का 30,000 हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया, 50%। बहुत भारी लग रहा है सुनने में। मेरा रॉ मटेरियल का दाम 5% से बढ़ा है। कौन सा बिजनेस को ज्यादा क्रिटिकल है, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ना या एडवर्टीजमेंट का खर्चा? रॉ मटेरियल का खर्चा 5% बढ़ना या एडवर्टीजमेंट का खर्चा 50% बढ़ना? सर सुनने में लगता है 50% बहुत बड़ा है, लेकिन बेटा ज्यादा क्रिटिकल जो तुम्हारे बिजनेस को पूरा पलट के रख सकता है, डिसीजन मेकिंग को, बिजनेस के परफॉर्मेंस को, वो है रॉ मटेरियल का 5% बढ़ना। क्योंकि रॉ मटेरियल तुम्हारे यहाँ लाखों करोड़ों रुपया का आता हो, तो वो अगर 5% भी बढ़ा है तो बहुत बड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, और बिजनेस पूरा उसी के ऊपर डिपेंडेंट भी है। लेकिन अगर एडवर्टीजमेंट का खर्चा 20,000 से 30,000 भी हो गया, तो भले परसेंटेज वाइज 50% बढ़ा, बट 10,000 का खर्चा उतना बड़ा बात नहीं है बिजनेस के लिए। तो हमको ऑलवेज एनालाइज करना पड़ेगा क्या क्रिटिकल है। और दूसरा बोला इवेल्युएटिंग द प्रोग्राम एंड रिव्यू। मेरा जो प्रोग्राम चल रहा है उनको रिव्यू करना, हर एक आइटम पे अलग अलग प्लानिंग करना, अलग अलग आइटम्स को अलग अलग वे में देखना। तीसरा तरीका होता है मैनेजमेंट ऑडिट। तुम्हारे मैनेजमेंट जो डिसीजन मेकिंग की है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसका ऑडिट करवाना। एक टीम आएगा, वो ये चेक करेगा तुम्हारा मैनेजमेंट ठीक से प्लानिंग कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। चौथा तरीका होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम जितना इन्वेस्ट किए हैं उसके हिसाब से कितना परसेंटेज कमाई आ रहा है। अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है तो उनको बहुत ध्यान देने का ज़रूरत है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग, तुमको देखना पड़ेगा किस अलग अलग सेंटर में कितना खर्चा लग रहा है, कहाँ से अलग अलग कितना कमाई आ रहा है, अलग अलग ब्रांच से, अलग अलग ब्रांच में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, अलग अलग ब्रांच से कितना प्रॉफिट आ रहा है। ये सब को एनालाइज करने को बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये सब 5 टेक्निक्स हैं जिनसे हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन आप खुद पढ़ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग में क्या फ़र्क है, इसमें कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है। स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अपना स्टैंडर्ड या एक टारगेट सेट करना पड़ेगा
जैसे मैंने सेट किया कि एक हफ्ते के अंदर 1 लाख पीस प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अभी 4 दिन निकल गए, एग्जैक्टली कितना पीस बन गया वो मेजरमेंट करना। अब दोनों को कंपेयर करना कि 4 दिन में बनना कितना चाहिए था और बना कितना। अब उसका रीजन ढूंढना कि क्यों कम बना है, अगर कम बना है तो क्यों कम बना है। अब करेक्टिव एक्शन लेना कि उस गलती को कैसे सुधारा जाए। तो मान लो मेरे को लग रहा है कि 4 दिन बीता है, आज तक 70,000 पीस बन जाना चाहिए था या 60,000 पीस बन जाना चाहिए था, बट बना 50 ही है, तो मैं शॉर्टफॉल चल रहा हूँ प्रोडक्शन में, मेरे को एक्स्ट्रा लेबर लगाना पड़ेगा या अपने लेबर को बोलना पड़ेगा ओवर टाइम करो, तो एक्शन लूँगा और फिर फीडबैक लूँगा कि मेरा एक्शन ठीक से काम कर रहे हैं। ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।